नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं तिशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ और खबर चमोली से। चमोली के नंदा नगर में स्थित श्री नंदा देवी सिद्धपीठ के सीएम धामी ने दर्शन किए। इस अवसर पर सीएम ने मां नंदा देवी की संपूर्ण विधि विधान से पूजा अर्चना की और माता रानी से समस्त प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना भी की। तो वहीं चमोली में श्री नंदा देवी राजेश्वरी सांस्कृतिक और पर्यटन लोक जात मेला आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने जनता को संबोधित किया और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुन लेते हैं। हमें हमारी संस्कृति से और हमारी जड़ों से जोड़ता है। हमारे पूर्वजों के द्वारा जो यहाँ संस्कृति स्थापित की गई है, उस संस्कृति से जोड़ने का काम करता है और आने वाली पीढ़ियों को हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का काम भी करता है। इस मेले का आयोजन न केवल धार्मिक आस्था को सशक्त करता है, बल्कि हमारे लोक कला, लोक संगीत और लोक नृत्य को भी एक नई पहचान देता है। मैं रास्ते में आ रहा था, देख रहा था, बचपन में जैसे मैं मेले में जाता था तो देखता था बड़ी बड़ी जलेबी बनाते खूब, और यहाँ भी 3-4 दुकानों में लगातार खूब सारी जलेबी बना रखी है। देख के मुंह में पानी आ रहा था। इस मेले के बाद मां नंदा देवी की लोक यात्रा प्रारंभ होने वाली है। अभी हमारी मेला अध्यक्ष जी बहुत विस्तार से बता रही थी, और अब 6 माह के लिए माता की डोली सिद्धपीठ देवराड़ा के लिए जाने वाली है। मुझे बताया गया है कि 3 दिवसीय मेले के समापन के बाद 23 तारीख को लोक यात्रा प्रारंभ होगी, जो पूरे 26 दिनों में विभिन्न स्थानों से होते हुए 17 सितंबर को सिद्धपीठ देवराड़ा पहुंचेगी। यह अलौकिक लोक यात्रा हमारे प्रदेश की एकता और प्रेम का प्रतीक भी मानी जाती है। 12 वर्षों में होने वाली मां नंदा देवी की राज्यात यात्रा पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और लोग इंतजार करते हैं कि अब कब लोकजात होगा। और बुलेटिन के बीच एक बड़ी जानकारी जो सामने आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर गैरसैंण से। आपको बता दें, विधानसभा सत्र का पहला दिन आज समाप्त हुआ और दिवंगत नेताओं को इस दौरान श्रद्धांजलि दी गई। सत्र को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है और कल सुबह 11 बजे एक बार फिर से कार्यवाही की शुरुआत होगी। तो आज पहला दिन था विधानसभा सत्र का, जो कि गैरसैंण में आयोजित हुआ, जो कि अस्थायी राजधानी है उत्तराखंड की। गैरसैंण में आज शुरुआत हुई संसद सत्र की और पहला दिन आज था। कई मुद्दों पर चर्चा हुई और दिवंगत नेताओं को आज श्रद्धांजलि दी गई। विधानसभा सत्र का आज पहला दिन था और कल सुबह 11 बजे एक बार फिर से विधानसभा के सत्र की कार्रवाई शुरू होगी। कल दूसरा दिन है विधानसभा सत्र का और कल भी कई मुद्दों पर बातचीत होगी, कई मुद्दे उठाए जाएंगे विपक्ष द्वारा विधानसभा सत्र के दौरान, और कल तक के लिए यह कार्रवाई विधानसभा की स्थगित कर दी गई है। कल विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है और कल सुबह 11 बजे से विधानसभा सत्र की कार्यवाही की शुरुआत होगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी गैरसैंण से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज पहला दिन था विधानसभा सत्र का और कल दूसरा दिन कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। और इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी जो सामने आ रही है देहरादून से, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा में कल यानी कि विधानसभा सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा। हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर यह प्रदर्शन कांग्रेस करेगी। देश भर में भी ये देशव्यापी प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन देखने को मिलेगा कांग्रेस की तरफ से। दिल्ली की बात कर ले तो दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस नेताओं द्वारा देखने को मिलेगा। तमाम कार्यकर्ता कांग्रेस के यहां पर एकजुट होंगे और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का बयान भी अब इस पर सामने आ गया है। विधानसभा में प्रदर्शन और अनशन करेंगे, ये बयान है यशपाल आर्य, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं उत्तराखंड में। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, उन्होंने बयान दिया है कि विधानसभा सत्र के दूसरे दिन यानी कि कल प्रदर्शन और अनशन होगा हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर। हमारे माननीय विधायक हम सब मिलकर यहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे और यहाँ पर हम
धरना भी देंगे, अनशन भी करेंगे। निश्चित रूप से हमारे माननीय विधायक हम सब मिलकर यहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे और यहाँ पर हम धरना भी देंगे, अनशन भी करेंगे। निश्चित रूप से हमारे माननीय विधायक हम सब मिलकर यहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे और यहाँ पर हम धरना भी देंगे, अनशन भी करेंगे। और लगातार आपको बता रहे हैं कि उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत आज से हो चुकी है। विपक्ष की ओर से जहां सरकार को सदन में घेरने की रणनीति बनाई, तो वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक बार फिर स्थायी राजधानी गैरसैंण का मुद्दा उठाया है और गैरसैंण में वीरचंद सिंह गढ़वाली की मूर्ति के पास मौन उपवास रखा। तो वहीं पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर अब शुरू हो गया है। गैरसैंण के साथ जो धोखा हो रहा है पिछले 7-8 साल से ठगा जा रहा है और सबसे बड़ा उदाहरण करने का है, बोर्ड यहाँ लगा है, बोर्ड में लिखा है कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आपका स्वागत है। लेकिन वो राजधानी है कहाँ पर? ग्रीष्मकालीन ही सही, लेकिन कहीं तो होगी, गैरसैंण में होगी, अगल में होगी, बगल में होगी, किसी गांव में होगी, किसी तोप में होगी, किसी गाड़ में होगी, किसी गधेरे में होगी। कहीं हम अपनी बहनों से, भाइयों से, सबसे पूछ रहे हैं, कहीं उसका आता पता है। रावत जी का जो कंसर्न है वो गैरसैंण राजधानी को लेकर है और जिस तरीके से गैरसैंण की अनदेखी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लंबे समय से कर रही है, उसको लेकर जो लोगों में आक्रोश है उसको आवाज देने की कोशिश हरीश रावत जी कर रहे हैं और अच्छा धरना उनका वहाँ चल रहा है, इसमें वो लाइव भी है। मेरा उनको धन्यवाद है कि कांग्रेस का पक्ष वो रख रहे हैं और लोगों के बीच में एक मैसेज देने का काम कर रहे हैं। जब विषय खत्म हो जाता है, मौन व्रत एक साधन होता है सर। और मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि सदन चल रहा हो तो सदन के अंदर कांग्रेस के विधायकों पर हरीश रावत जी का विश्वास क्यों है? सदन के अंदर उनको प्रश्न किए जा सकते हैं, जो विषय सदन के अंदर उठाए जा सकते हैं, सरकार हर प्रश्न का जवाब देने को तैयार है। इसके मायने ये है हरीश रावत जी को अपने विधायकों पे कोई भरोसा नहीं है और वो मौन व्रत के कारण सबका ध्यान अपने आकर्षित करने का एक तथाकथित राजनीतिक एक कहते राजनीतिक में अपने को आगे दिखाने का एकमात्र उनका लक्ष्य है। और अब देखिए, बीजेपी लगातार अपने संगठन को मजबूत करने का काम कर रही है। इसी कड़ी में बीजेपी की ओर से राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने सदस्यता अभियान का शुभारंभ कर दिया है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार समेत भारी तादाद में बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। हमारी सदस्यता एक निश्चित समय पर होती है और जब सदस्यता होती है जीरो से प्रारंभ होती है। हम लोग इस बार भी जीरो से सदस्यता प्रारंभ कर रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यशाला के बाद आज हमारी प्रदेश कार्यशाला है, इसके बाद हमारी जिलों की कार्यशालाएं होंगी और मंडलीय कार्यशालाएं होंगी। हमारे पिछली बार 16 लाख सदस्य थे, इस बार हमने 20 लाख सदस्यों का अपना लक्ष्य रखा है और मैं कह सकता हूँ कि एक उत्साहपूर्वक जो माहौल पूरे प्रदेश के अंदर है, अनेकों युवा, महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, हर क्षेत्र में हमारी सदस्यता का क्रम बढ़ेगा और इस बार सदस्यता का केंद्र हमने पोलिंग बूथ को रखा है। 31 तारीख को प्रत्येक बूथ स्तर पर भी हमारी बैठकें होंगी जिनमें हम सदस्यता के स्वरूप को निश्चित पहुंचाएंगे। और देखिए, विधानसभा सत्र शुरू होने के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच में वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सत्ता में आते ही कांग्रेस भू कानून बनाकर लोगों से जरूरत से ज्यादा जमीन वापस लेगी। उन्होंने अंधाधुंध जमीन खरीदने वालों को चेतावनी दी है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी की धामी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। तो वही हरीश रावत के इस बयान के बाद भू कानून को लेकर एक बार फिर राजनीति शुरू हो गई है, जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी
पुष्कर सिंह धामी जी ने पहले ही चीज को क्लियर कर दिया है। जो हमारी जमीनें हैं उसके लिए उन्होंने एक सशक्त कानून बनाने का काम किया। रही बात कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी का, तो मेरा सवाल उनसे ये है, अगर वो ये कह रहे हैं कि वो भू कानून लाने का काम करेंगे, अगर उनकी सरकार आई, उन्होंने अगर पहले ही लगा दिया, क्योंकि वो भरोसा ही नहीं करते कि जनता उनको वोट देने का काम करेगी, और उनकी 2-2 बार यहाँ सरकार रही है, तो उस वक्त उन्होंने भू कानून क्यों नहीं लाए? उस वक्त यहाँ इस प्रदेश के विकास की चिंता क्यों नहीं करी? उस वक्त उन्होंने यहाँ के बुजुर्गों की चिंता क्यों नहीं की? आज जब वो विपक्ष में बैठे हैं तो वो नए नए कानून की बात कर रहे हैं, और जो कानून पुष्कर सिंह धामी जी ला रहे हैं उनको दरकिनार करने की बात वो बार बार कर रहे हैं। तो पहले वो ये बताएं, वो अगर कानून लाएंगे तो मुझे लगता है डेनिस का कानून लाएंगे, डेनिस यहाँ ज्यादा से ज्यादा फैलाने का काम करेंगे। तो ऐसे कानूनों को लाने का वो पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी करेंगे, तो मुझे लगता है कि इसीलिए प्रदेश की जनता उनको वोट नहीं दे रही है। देखिए, भाजपा बेबुनियाद बात करती है। जो व्यक्ति इस तरीके की बात भाजपा में कह रहा, मुझे लगता है वो अल्पज्ञानी है, उसको जानकारी नहीं है पूरी बात की। पंडित नारायण तिवारी की पहली सरकार थी जिसने भू कानून यहाँ पर लागू किया था, और 500 गज वर्ग गज खरीदने की बात की थी किसी बाहरी आदमी को, और खंडूरी जी के ज़माने में वो 250 हो गई थी, वही चली आ रही थी। हमने तो उसमें संशोधन भी नहीं किया। भाजपा इस बात का जवाब देना, त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार ने फ्री फॉर ऑल क्यों कर दिया, उसको सबके लिए क्यों खोल दिया? भू कानून जो खंडूरी जी का था, जो लोग अपनी ही मुख्यमंत्री की, अपनी ही पार्टी के नेता के भू कानून को समाप्त करने वाले हों, उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं इसमें बोलने का। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बता दें, मसूरी में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति की ओर से आरक्षण से हो रहे छेड़छाड़ को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान संघर्ष समिति से जुड़े कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को नायब तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर आरक्षण से हो रहे छेड़छाड़ पर हस्तक्षेप करने की मांग की है। मंडलेश्वर पायलट बाबा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। लंबी बीमारी के चलते इन्होंने मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ली है। तो वहीं बाबा का पार्थिव शरीर हरिद्वार के जगजीतपुर स्थित उनके आश्रम पहुंचा, जहां बड़ी संख्या में जमा हुए साधु संतों और पायलट बाबा के शिष्यों ने उनको श्रद्धांजलि दी। जो राष्ट्र से लेकर चीन का आपको पता है कि वो जो है चीन के युद्ध में भी थे, और देश के मतलब जो है 3-3 महीना जल में, हिमालय में जल में समाधि लगाना, भूमि में समाधि लगाना, ध्यान केंद्र में रहना, तो ऐसे कभी कभी दुर्लभ ऐसे महापुरुषों का कभी कभी अकल्पनीय अवतार होता है, जिसकी क्षति के बारे में तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वो तो भगवान दत्तात्रेय से, महादेव से, कैलाशवासी से प्रार्थना करते हैं कि पुणे महाराज अपने चरणों में उनको स्थान देने के बाद, उनको मुक्ति देने के बाद फिर अपने अंश में उनका अवतार करें, जिसे सनातन का प्रचार प्रसार वो करें। उनकी जरूरत थी और है, रहेगी। और वही हरिद्वार के हर की पौड़ी कॉरिडोर को धरातल पर उतारने सरकार के लिए चुनौती बना हुआ है। तो वही हरिद्वार के सीसीआर हॉल में जिला प्रशासन, स्थानीय व्यापारियों और कंसल्टेंट फर्म के बीच समन्वय मीटिंग हुई, जिसमें व्यापारियों ने मुख्य बाजारों में जगह जगह पर की जा रही मार्किंग का विरोध किया है। तो वहीं कंसल्टेंट फर्म के अधिकारियों ने साफ बताया है कि योजना अभी सर्वे के फेज में है, इसमें सरकार की ओर से किसी भी तरह के चौड़ीकरण के निर्देश नहीं दिए गए। बताया गया है कि ये योजना कोई कॉरिडोर की योजना नहीं है, ये सौंदर्यकरण की योजना चल रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये सब भ्रमित किया जा रहा है कि प्रेस के माध्यम से हमें कुछ पता चल रहा है और ये अधिकारी हमारे को कुछ कह रहे हैं। ये सिर्फ एक योजना को सरकार अपने लाभ के लिए चला रही है, और जो बीच में कंपनी है जो अपने लाभ लेंगे उस कंपनी से, वो अपना लाभ ले लेंगे, पिसेगा व्यापारी। लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि हरिद्वार का व्यापारी इतना कमजोर नहीं है, वो हर तरह से लड़ाई लड़ना जानता है। व्यापारी का शोषण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। को लेकर हो रहा है कि हमने इनसे यही किया कि आप क्लियर करो इस चीज़ को, और आज के बाद जितने भी नाप तो लाएगी, हमारे यहाँ पर 53 इकाइयाँ हैं शहर व्यापार मंडल की, जगह इकाइयाँ हैं। आप जो भी नाप ले रहे हो एक तो दिन में लो, जो ये ड्रोन से आप रात में नाप रहे हैं, भय का माहौल हो रहा है, इस चीज़ को बंद करो। और जो भी आप नाप शहर में ले रहे हो उसमें आप व्यापारियों के प्रतिनिधियों, मतलब किसी को व्यापारी को साथ में लेकर तब आप नाप ले। हरिद्वार के कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट को लेके जो विकास की जो योजना है, उसमें कॉरिडोर के तहत अभी सर्वे का जो कार्य चल रहा है, उसमें व्यापारी समाज के लोगों के कुछ संशय थे, कुछ डाउट्स थे, कुछ कन्फ्यूजन की स्थिति थी। तो उसको लेके सबकी बातों को सुना गया और उनको हमारी तरफ से बताया गया कि कार्य क्या चल रहा है। हमारे ऐसे सर्वे का जो कार्य चल रहा है उसकी तरह तरह के स्टेजेस हैं, इसमें ट्रैफिक सर्वे, टूरिज्म सर्वे हो चुका है, सबको बताया गया। अभी
टोपोग्राफिकल सर्वे का जो कार्य चल रहा है, इसमें जगह जगह पे जैसे जो मार्किंग्स हो रही है वो क्यों करी गई है, उनको बताया गया कि ड्रोन की कंट्रोल पॉइंट्स हैं, वो कौन कौन से क्षेत्र इसमें शामिल है, कौन से नहीं है। तो कहीं कहीं पे डाउट्स की स्थिति थी वो क्लियर करी गई, भाई शांतिकुंज से लेकर कनखल का एरिया है, मेन हरिद्वार का एरिया है, अरे में भी इस बिंदु को भी उठाया गया था। इसमें हमारी तरफ से क्लियर करा गया, CCR में हमारी कॉरिडोर की टीम बैठती है, अगर सोशल मीडिया के माध्यम से किसी के भी माध्यम से कोई सूचना सर्कुलेट होती है उसको तुरंत वेरीफाई करा जाए, उसके भ्रम में आके किसी भी तरह की भ्रांतियों को ना फैलाया जाए, इससे कन्फ्यूजन बढ़ता है और अननेसेसरीली काम डिले होता है। तो